एक्सेलरेटर, मल्टीप्लायर एंड व्हाट्स इट कॉल्ड, आपके इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप्स के ऊपर, ताकि ये चैप्टर हमारा काफ़ी अच्छा हो जाए। तो खैर एक दो बच्चे सॉर्ट ऑफ लेफ्ट द मीटिंग, इंटरनेट का इशू हो गया लगता है। तो लेट्स स्टार्ट जी। ये है हमारा वो डॉक्यूमेंट, नॉट दिस। अच्छा जी, अब कौन आया है? राइट जी। तो वी आर गोइंग टू डू आंसर्स टुडे। सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन, पास्ट पेपर सॉल्यूशंस पीडीएफ, ये वाला जी। इसको मैं दोबारा खोल लेता हूँ विद, या दिस इज इट। अब बच्चों जरा ध्यान से समझिएगा, ये जब मैंने इसका टेस्ट लिया था तो मुझे इससे अंदाजा हुआ था कि बच्चे मॉडल आंसर तो छाप देते हैं लेकिन क्वेश्चन को एड्रेस नहीं करते। तो लेट्स जस्ट डिस्कस कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, थोड़ा सा जो चेंज होता है। पहला क्वेश्चन तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर इफेक्ट्स एंड डिस्कस वेदर दे रीइंफोर्स और कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर। ये तो आप लोगों ने, बिकॉज टोटल आंसर इसके मुताबिक था, आप लोगों ने बड़ा सही कर दिया। क्वेश्चन टू, इसमें मुझे कंसर्न्स आए थे कि जरा सा भी उसको मॉडिफाई नहीं किया आंसर को, और सिर्फ वही मॉडल आंसर जो पहले क्वेश्चन का था वो छाप दिया, 10-12 से ऊपर स्कोर नहीं आ सका। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको आज समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरह वर्डिंग चेंज की जाती है, किस तरह क्वेश्चन को एड्रेस किया जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को। यू कैन नॉट स्कोर वेल by just printing the model answers up. No, you need to understand the requirement of the question. तो पहला क्वेश्चन का मैंने नीचे आंसर लिखा हुआ है, उसको मॉडिफाई करेंगे फॉर क्वेश्चन टू। पहला क्वेश्चन, explain the difference between multiplier and accelerator effects and discuss whether they reinforce or contradict each other। इसका तो पूरा आंसर है। दूसरा, if investment increases it will cause an increase in output, and if output increases it will cause an increase in investment। Discuss whether both these statements can be true। बात वही है, इन्वेस्टमेंट बढ़े तो एक्सेलरेटर आता है, इन्वेस्टमेंट बढ़े तो मल्टीप्लायर आता है, और मल्टीप्लायर जब आता है आउटपुट बढ़ती है तो एक्सेलरेटर आता है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करती है। बात वही है। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? यस दे आर ट्रू, दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं, लेकिन आंसर में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो आप क्वेश्चन टू के हिसाब से इसका आंसर देखें। जस्ट वेट, मुझे काफी बच्चों के कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, मे बी। वेल डन उजैर भैया, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं एक्सेप्ट अस, इसका क्या मतलब है? बच्चे आए होंगे पता नहीं। अच्छा, उजैर और अली इकट्ठे आए हैं, ठीक है जी, गुड गुड। उजैर मियां आप थोड़े गायब हो गए थे माशाल्लाह, इतने रेगुलर, और आपका तो दिल दुखता था कि क्लास का लिंक नहीं आया। तो वेयर हैव यू बीन? अच्छा अच्छा, ओके ओके, श्योर, ओके। चलें जी, सेकंड क्वेश्चन, माइक्स बंद कर दें। सेकंड क्वेश्चन को हम एड्रेस कर रहे हैं, पहला यूनिट जो रिवाइज किया है, और थोड़ा सा कस्टमाइज कैसे करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस इट विल कॉज एन इंक्रीज इन आउटपुट, इफ आउटपुट इंक्रीजेस विल कॉज एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, डिस्कस वेदर बोथ दीज स्टेटमेंट्स कैन बी ट्रू। तो आंसर स्ट्रेट अवे, स्टार्ट बिल्कुल ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक्स इज, एक सेकंड जी, तो स्टार्ट बिल्कुल वही नॉर्मल। इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक्स इज स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स एंड कैन बी कैटेगराइज्ड इन थ्री वेज। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये हमने रिवाइज भी किया था कल। स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स, मशीनरी, रोड्स एटसेट्रा, न्यूली कंस्ट्रक्टेड वन। Residential houses which are newly constructed only, those are considered investment, and stocks of finished goods by retail company। ये तीन आपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब उसके बाद आप कहेंगे मल्टीप्लायर पे जा रहे हैं तो आप कैसे करोगे इसको? व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन इंजेक्शन की जगह, अब यहां पे क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट का वर्ड था, तो आपने इंजेक्शन की जगह इन्वेस्टमेंट का वर्ड कर देना है। व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन इंजेक्शन सच एज इन्वेस्टमेंट एज इन क्वेश्चन विल कॉज अ ग्रेटर चेंज इन नेशनल इनकम की जगह, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में आउटपुट का वर्ड लिखा है, तो आप बोल देंगे इन नेशनल आउटपुट। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग कि ये माइनर दो वर्ड चेंजेस से सीआई एग्जामिनर को लगेगा आप उसका क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, जनरल बात नहीं कर रहे हो। इज एवरीबडी विद मी ऑन दिस, कंप्लीटली ऑन द सेम पेज या नहीं? ओके ओके ओके, तो हम लिखेंगे जी इन्वेस्टमेंट को, जी बेटे। अच्छा, चले इन्वेस्टमेंट को बता दिया पहले कि इकोनॉमिक्स में तीन चीजों को हम इन्वेस्टमेंट मानते हैं।
फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन यानी spending on capital goods, machinery, man-made resources that used to produce other goods and services, roads, factories, etc. Investment also includes residential houses, but only new houses are considered as investment. उसके बाद मेरा बेटा stocks of finished goods for retail company is also considered capital. अब मल्टीप्लायर पे आ रहे हैं, लेकिन हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को माइंड में रख रहे हैं कि इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज विल कॉज एन इंक्रीज इन आउटपुट, तो आप कहें व्हेन एन इंक्रीज इन एन इंजेक्शन सच एज इन्वेस्टमेंट causes a greater change in national output than the original injection, it's calculated by the formula k is equal to change in uh, जी बेटे. हम्म. बेटे वो एक्सेलरेटर है, वो एक्सेलरेटर है. जब भी आउटपुट नेशनल इनकम बढ़ती है स्पीड से, इन्वेस्टमेंट उससे ज्यादा स्पीड से बढ़ती है, तो एक्सेलरेटर इफेक्ट आता है. ये बात है. अभी मैं पूरा करवा रहा हूं ना, समझ आ गई बात? हम्म. तो पहले आप बताएं जी. When an increase in an injection, such as investment, causes a greater change in national output than the original injection, it causes multiplier effect. Multiplier is calculated by K, उसका जो denomination है, equal to change in income या output divided by change in injection. फॉर एग्जाम्पल देखो, हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट यूज किया तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन का आंसर हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल 100 million डॉलर इन्वेस्टमेंट, कुछ बच्चों ने यहाँ कंजम्पशन लिख दिया था. बात तो ठीक थी, लेकिन क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट का कोई वर्ड था, तो इन्वेस्टमेंट यूज करें. फॉर एग्जाम्पल 100 million डॉलर इन्वेस्टमेंट कॉजेज $500 million इंक्रीज इन नेशनल इनकम. तो इसका आप कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर्मूला ऊपर वाला, चेंज इन इनकम हुई 500 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, 5 टाइम्स मल्टीप्लायर. अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. This is because each spending causes income. Initial investment of 100 million caused incomes of $100 million in the economy. Now let's say marginal propensity to consume is point A. Every additional dollar का 80 cent respent हो जाता है. So out of 100 million income generated, $80 million will be respent. In the next series, point 0.8 of 80 million will be respent again. They'll become 64 million. This will keep on happening until initial investment is withdrawn. यहां पे आप ये लिख दोगे. समझ आ गया? थ्योरी बिल्कुल वही है, लेकिन हम क्वेश्चन के साथ उसको अडेप्ट किए जा रहे हैं. कोई कंफ्यूजन? कैलकुलेटिंग मल्टीप्लायर इन एडवांस का बता दें. इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू कैलकुलेट मल्टीप्लायर इन एडवांस, दे कैन यूज द फॉर्मूला. एक सेकेंड जी. If government wants to calculate multiplier in advance, they can use the formula K is equal to 1 over 1 minus MPC or 1 over MPW, marginal propensity to withdraw. तो इस केस में MPC थी 0.8, तो 1 divided by 1.1 minus 0.8 is 1 over 0.2, 5 times multiplier. अब आप बताएं. जी श्योर. ये सब आपको भेजा हुआ है मैंने. बस ये आपके पास मैं पहुंचा दूंगा ये सारा कुछ इंशाल्लाह. जी कौन क्या चीज बताएं. कितना ऊपर करना है? ओके, शैल आई गो नाउ? ओके. तो अब आप बताएं जी. गवर्नमेंट कैन कैलकुलेट मल्टीप्लाई इन एडवांस बाय यूजिंग द फॉर्मूला k is equal to 1 over 1 minus MPC or 1 over marginal propensity to withdraw. Says as in this case, 1 over 1 minus 0.8, 1 over 0.2, 5 times multiplier. Higher the MPC in an economy, greater will be the multiplier effect. So investment will cause increase in output by a multiplied amount. As seen in the graphs, first graph has low MPC, hence the shift through investment in aggregate expenditure curve from AE0 to AE1 caused only the increase from Y0 to Y1, smaller increase in national income. इन द सेकंड ग्राफ एमपीसी इज हायर. मैंने ए कर्व्स को जरा स्टीप बना दिया. अब देखो इंजेक्शन थोड़ा सा है और नेशनल इनकम वाई जीरो से वाई काफी ज्यादा बड़ी है. एज सीन अबव फिगर शो हायर एमपीसी एंड लोअर फिगर शोज लोअर एमपीसी. लोअर फिगर शोज हायर एमपीसी
As a result, the AE curves become steeper and multiplier effect is stronger. किसी बच्चे को अभी भी इस ग्राफ को बनाने में मसला हो? Sorry, in above figures, higher MPC, lower वाला फिगर जो मैंने बनाया हुआ है, नीचे वाला फिगर, आप उसको फिगर बी नाम दे दो। नहीं नहीं नहीं, ये वो कॉन्सेप्ट नहीं है। माइक बंद कीजिएगा जरा। ये कॉन्सेप्ट है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, गरीबों के पास पैसा आ रहा है, एमपीसी ज्यादा हो रही है, बिल्कुल सही कह रहे हो, सॉरी, ठीक है। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, एज सीन अबव figures, higher MPC, which is lower figure, causes aggregate expenditure curve to become steeper and multiplier effect to become stronger. अब समझ आ गई बात? यस, अब जी यहीं पे इस तरह बुलेट्स में नहीं, प्रॉपर ऐसे फॉर्म में। हाउएवर, multiplier has many limitations, hence an increase in output may not result in that much multiplier because the theory only considers autonomous investment and ignores induced investment, जो अगला पार्ट पढ़ना है हमने। It assumes constant MPC, whereas in reality, MPC may not be constant. There are no time lags, price level is considered to be constant, and economy is thought to be below full employment. All these limitations reduce the effectiveness of multiplier theory. So, increase in investment may not increase output by as much as the theory suggests. क्लियर हो गया मेरा बेटा? ये आपके इवेल्युएटिव पॉइंट्स थे। नहीं, लिमिटेशन बन जाएगी ना। थ्योरी क्या कहती है कि इधर इन्वेस्टमेंट आई, उधर फटाफट सीरीज ऑफ इनकम जनरेट हुई और मल्टीप्लायर आया। टाइम लैग्स हैं, इन्वेस्टमेंट आई, साल डेढ़ साल लगे, तो लिमिटेशन बन गई ना। या एवरीवन क्लियर ऑन दिस जी? अब हम दूसरे पार्ट ऑफ स्टेटमेंट पे जा रहे हैं कि इंक्रीज इन आउटपुट विल कॉज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। क्या ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं? फिर एंड पे बात करेंगे। सो एक्सेलरेटर थ्योरी पे आ जाते हैं जी। अब आप बोले increase in output will cause accelerator effect, which is the induced part of investment and depends on the rate of change of national income. If national income rises at a faster rate, investment increases by a greater proportion. But अगर national income या national output यहाँ बोल देना increases at a slower rate, investment falls. ये बेसिक वाला ग्राफ बना दें। इनकम y0 से y1 पे गई थी और इन्वेस्टमेंट i0 से i1 पे गई थी। समझ आ गया मेरे बच्चों? अब आपको ये टेबल यूज करना है। इस पे बच्चे बड़े होते हैं, ये टेबल याद करना पड़ेगा सर। ऑल यू नीड टू मेमोराइज इज सेकेंड कॉलम। ठीक है, कंज्यूमर डिमांड जिसको हम नेशनल आउटपुट या इनकम कंसिडर कर रहे हैं। आपको चार फिगर्स याद करने हैं। ईयर तो आप लिखोगे ना 1 2 3 4, तो 80 100 160 180 आपका। आप बाकी सब कुछ खुद ही कैलकुलेट होगा। अभी मैं समझाता हूं कैसे। सिर्फ आपने चार फिगर्स याद करने हैं। कंज्यूमर डिमांड पहले ईयर में 80 करना, दूसरे में 100, तीसरे में 160 और चौथे में 180। राइट? सो वन मशीन इन दिस एग्जाम्पल कैन मेक 10 यूनिट्स। बताइएगा उसको, उसको नहीं पता आपका टेबल क्या कह रहा है, कई बच्चे ये लिखते नहीं है। सो इन फर्स्ट ईयर 80 was consumer demand. Let's assume it this is the national output. Required machines required will be 8 as each machines can make 10 units. Number of machines required will be 8. Every year one machine depreciates, so one machine will be required as replacement investment. पहले साल तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कोई ना, भी नेशनल इनकम बढ़ी नहीं, टोटल इन्वेस्टमेंट वाज 1. सेकंड ईयर कंज्यूमर डिमांड रोज फ्रॉम 80 to 100 which is a 25% इंक्रीज। कैसे कैलकुलेट किया? 80 से 100 पे गए, चेंज है 20 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 80 into 100, 25%. Machines at the start of period were 8. Now to make 100 goods we need 10 machines. One will need to be replaced, so investment will be induced to replacement 1. Investment will rise from 1 to 3. This is accelerator effect. National income increased by 25%, whereas investment increased from 1 to 3 by कितने परसेंट हो रही है? तो मुझे बताएगा। मुझे इसकी कैलकुलेशन का आपका शुक्र है कि आपको अभी तक नहीं आया। कितने परसेंट बढ़ रही है? 200। 2 चेंज है डिवाइड बाय 1 ओरिजिनल इन 200, 200%। सो 25% नेशनल इनकम बढ़ी, 200% इन्वेस्टमेंट, 18 का कोएफिशिएंट है। अब थर्ड ईयर फिर एक्सेलरेटर इफेक्ट आ रहा है। कंज्यूमर डिमांड रोज फ्रॉम 100 to 160, 60% राइज। मशीन्स वी हैड वर 10,
Now we need 16 machines and one for replacement. So induced investment will be 6. 10 के 16 मशीनें चाहिए. Total investment will be 7. 60% rise in national output या consumer demand caused investment to rise from 3 to 7 means कितना change है? Calculate करें. Percentage 133. 4 over 3 into 100, 133%. So again, national investment income rose by faster, investment increased by a greater proportion. Fourth year, consumer demand rose only by 1 to 180, only by 12.5%. 20 over 116 to 100. Machines required at the start was 16, now we need 18. One will be depreciated. Total investment will be 3 now, so investment fell when national income rose at a slower rate. अब समझ आ गया पूरी थ्योरी का मेरे बेटे? ये नीचे एक्सप्लेन टू यू. कोई कंफ्यूजन? ओके. कुछ बच्चों को वाकई मसला आएगा, वीडियो दोबारा देखिएगा. सो अब जी 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 बेटे. हाँ 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 हाँ. हमने चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ नेशनल इनकम पे देखना है कि इन्वेस्टमेंट स्पीड से बढ़ रही है या नहीं. जब नेशनल इनकम स्पीड से बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट उससे ज्यादा स्पीड से बढ़ेगी. लेकिन जब नेशनल इनकम स्लो बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी. हमने प्रूव किया है टेबल के मुताबिक. However, accelerator theory has many limitations as well. If firms have already got spare capacity, unused machinery, etc., they will not need to invest more even if national income rises faster than previous year, as they can use the previous spare capacity available. जो मशीनें यूज नहीं करते उन्हीं को यूज कर लेंगे, नई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे. क्लियर ऑन दिस? सेकेंडली, अगर फर्म्स अपने वर्कर्स को ट्रेन कर दें, दे विल बिकम मोर प्रोडक्टिव. तो विदाउट मोर इन्वेस्टमेंट वर्कर्स विल यूज द सेम मशीन्स टू मीट द इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट. अगेन इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी रिक्वायर्ड, एक्सेलरेटर विल नॉट हैपन. अगर टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए तो थोड़ी मशीनरी ज़्यादा चीज़ें बना लेगी, तो एक्स्ट्रा डिमांड को हम थोड़ी मशीनों में इन्वेस्ट करके मीट कर लेंगे. अब जी एंड पे स्टेटमेंट ये हमारा. Yes, the statement is true. When an economy moves towards boom, output increases, there is a multiplier effect on national income. And as a result of increase in output, national income rises at a faster rate, causes firms to invest more, bringing an accelerator effect. So, rise in investment causes an injection of I in component of aggregate demand. Again, national income rises many folds due to multiplier effect. To sum up, multiplier causes accelerator and accelerator causes multiplier. So, statement in the question is true. Whenever output increases, investment increases. And when investment increases, output increases. And both reinforce each other, they do not contradict each other. समझ आ गया मेरा बेटा या कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? Everybody is totally clear on this? चलें, गुड. रट्टा ही लगाएं. A2 में बेटे प्रिडिक्टेबिलिटी है, सिमिलर क्वेश्चंस हैं. रट्टे से बहुत जान बचेगी आप लोगों की. और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पहले 4 यूनिट्स तो करें. और जो नया सिलेबस में ऐड हुआ है ना, वो एक्सचेंज रेट्स एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, सारे क्वेश्चन वो नए पार्ट्स में से दे रहा है. नीचे फिर वो पेज 71 से 115 तक मेरे नोट्स में जो हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इनको अच्छा कर लो. हर दफ़ा एक क्वेश्चन आ रहा है उसमें. इस बार ग्लोबलाइजेशन पे आया है, पिछली बार एफ डी आईज पे आया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे. इन्हीं क्वेश्चंस में से आ रहे हैं. सो जस्ट मेक श्योर यू डू इट नाउ. टाइम थोड़ा रह गया. अब एक मिक्स पेपर क्वेश्चन मैंने बनाया फ्रॉम पास्ट डिफरेंट पास्ट पेपर्स. सिंपल सा, डिस्कस व्हाट इज मेंट बाय इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप्स. ये दो क्वेश्चंस 12-12 मार्क्स वाले मैंने मर्ज किए. एंड व्हाई आर दे एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम. तो जस्ट रीड थ्रू द क्वेश्चन. वो पूछ रहा है इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप्स होते क्या हैं. ये हो गई आपकी 14 मार्क्स नॉलेज एनालिसिस. और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों है, जब ये सही आइडेंटिफाई कर लोगे आपका 6 मार्क्स इवैल्यूएशन के आ जाएंगे. गेटिंग द पॉइंट या कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन में? ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई नीड टू ब्रिंग समथिंग. ये मेरा चार्ज लगाना जरूरी है, जस्ट इन केस आई नीड टू रीड्रॉ समथिंग.
जी मेरे बच्चों, लेट्स डू इट नाउ। सबसे पहले हम बताएंगे उसको इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप्स की थ्योरी। एवरी इकोनॉमी हैज अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम, उसका पोटेंशियल जीडीपी या उसका पीपीसी। जब वो सारे रिसोर्सेज को फुली यूज करे, वो बेसिकली नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, 3-1%, उसको पोटेंशियल जीडीपी बोलते हैं। हमारे पीपीसी की आउटर बाउंड्री, हमारा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का इन इलास्टिक पार्ट। सबको ये बात समझ आ रही है? पहला जुमला Okay, so full employment means maximum possible employment or natural rate of unemployment. This is shown by YF, a vertical line in Keynesian cross diagram. YF की ये हमारा full employment level है। ग्राफ समझ आ रहा है? Y एक्सिस पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एक्स एक्सिस पे Y यानी नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। वाई एफ क्या है जी? फुल एम्प्लॉयमेंट पे हम इतना बना सकते हैं एक इकोनॉमी में। फिर 45 डिग्री लाइन लगाई जहां पे हर पॉइंट पे ए ई विल बी इक्वल टू वाई। और जब असल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फुल एम्प्लॉयमेंट वाला लगाया तो दोनों इकट्ठे एक जगह पे हो रहे हैं। ना कोई इन्फ्लेशनरी गैप है, ना कोई डिफ्लेशनरी गैप है। ये हमने कल भी किया था। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? हम बिल्ड कर रहे हैं कि कैसे इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप्स आते हैं। एवरीवन इज विद मी ना? ओके ओके, लेट्स मूव ऑन। Above diagram shows current equilibrium level of national income YE is equal to full employment of national income YF. There is no inflationary or deflationary gap. However, economies में जरूरी नहीं है कि ये full employment level हर वक्त हो. However, economies do not operate at the full employment level of national income. At any particular time, they may be producing where total spending is above or below that needed for national income to be equal to potential output, and there is either inflationary or deflationary gap existing in the economy. अगर हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट है, डिफ्लेशनरी गैप हो रहा होगा। और अगर ओवर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओवर टाइम लगा रहे हैं, तो हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से आगे चले जाएंगे, इन्फ्लेशनरी गैप एग्जिस्ट करेगा। ये हम कल सारा पढ़ चुके थे, आज क्वेश्चन की फॉर्म में कर रहे हैं। ये वाली बात यहां तक समझ आ गई? बिफोर आई शो यू द रेस्ट ऑफ द आंसर, okay? Okay ji, let's see. An inflationary gap will exist if current level of national income YE is above full employment level of national income YF. अब ग्राफ में देखो, ए ई वाई एक्सेस पे, वाई एक्स एक्सेस पे, वाई एफ जो है वो पीछे है, ठीक है। और वाई ई जो करंट हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है जहां पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आगे है। हमारा इक्विलिब्रियम बन रहा है 45 डिग्री लाइन पे, ई पे। डी से लेके ई एफ तक इन्फ्लेशनरी एक्सपेंडिचर गैप है। गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर कम करना चाहिए ताकि हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आके इक्विलिब्रियम आ जाए। और इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप वाई ई से वाई एफ है। समझ आ गया? ये हमने सारे ग्राफ कल किए थे। स्टिल एनी प्रॉब्लम? आई कैन रीड्रॉ इट। हम्म, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जी, एनी क्वेश्चंस? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तीनों मॉडल्स, ईएफ फुल पोटेंशियल लेवल है, ठीक है, लेकिन हम उससे ऊपर हैं, शदीद महंगाई आने का खतरा है, तो इसको नीचे वापस लाना चाहिए। गवर्नमेंट को स्पेंडिंग डी से ईएफ कम करनी चाहिए। समझ आ गया मेरे बच्चों? हाँ नहीं, बेसिकली वो आपसे गैप्स पूछना चाह रहा है, वो ये नहीं कह रहा कैसे कम करो। अगर पूछे कैसे कम करो तो फिर वो बताओगे कॉन्ट्रैक्चुअली। फिजिकल करते हैं, लेकिन ऑलरेडी इतना बंद कर दे माइक। कॉन्ट्रैक्चुअली आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन बेटा इतना लंबा आंसर है कि बस स्टेटमेंट दे दो, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट वाई ई विच इज above full employment level YF. There is YE to YF inflationary positive output gap. Government should reduce spending to eliminate uh, the inflationary gap from D to EF. इतनी स्पेंडिंग कम करेंगे, ऑटोमेटिकली आपने कॉन्ट्रैक्शनल पॉलिसी बता दी है। समझ आ गया?
अब क्वेश्चन पूछ रहा था ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे है. नाउ दिस इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम एज करंट आउटपुट exceeds potential output due to overtime working of labor and no breaks given to machines for maintenance. This cannot be sustained for long run and it will bring inflation. अब एएस में आप इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम्स पढ़ चुके थे, मैंने वही उठा के यहाँ लिस्ट कर दी है. इन्फ्लेशन विल बिकम मेनी प्रॉब्लम्स सच एज. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. जी, खुद ही काम हो जाएगा ऑटोमेटिकली जहां पे इक्विलिब्रियम बन रहा है को. आज के क्वेश्चंस माशाल्लाह इतने अच्छे हैं आप लोगों के कि लगता है कल की क्लास का फायदा हुआ है. वरना नॉर्मली ये क्वेश्चन करवाओ आफ्टर द क्लास और बच्चे स्टिल कंफ्यूज हो रहे हो कि बार बार ग्राफ बनाओ, तो मुझे लगता है नहीं समझ आया. सो अब सिर्फ इन्फ्लेशन के जरा प्रॉब्लम्स याद करो एएस से. पहला प्रॉब्लम इंटरनेशनल ट्रेड का. Inflation will become many international trade problems, especially if inflation rate is higher in the country compared with its trading partner countries. हमारी महंगाई ज्यादा है बाहर के मुल्कों से. एक्सपोर्ट्स प्राइसेस विल बिकम एक्सपेंसिव, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स विल फॉल. इंपोर्ट्स प्राइस विल फॉल, डिमांड फॉर इंपोर्ट्स विल इंक्रीज. दिस कैन लीड टू करंट अकाउंट डेफिसिट इफ डिमांड वाज इलास्टिक. सबको याद है, ये क्लियर है. सेकंड जी, डोमेस्टिक करेंसी विल डेप्रिशिएट. हमारी जब करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम तो करेंसी की डिमांड कम. इंपोर्ट्स की डिमांड ज्यादा, करेंसी की सप्लाई ज्यादा, करेंसी नीचे. दिस विल कॉज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एज दिस विल लीड टू एक्सपेंसिव इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स. अब मैंने सारे ही कर दिए, आपको तीन एक करके आगे मूव कर जाना. बिजनेसेस विल एक्सपीरियंस राइज इन मेन्यू कॉस्ट. याद है ये कॉस्ट ऑफ रीप्रिंटिंग मेन्यूज एंड ब्रोशर्स एटसेट्रा ड्यू टू कांस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल. Shoe leather costs, people will keep switching their savings from one bank to another, searching for higher interest rate to protect the real value of their savings. Business hoard करना शुरू हो जाएंगे. इनकम गैप्स बढ़ जाएंगे. जिनके पास प्रॉपर्टी वगैरह है वो मजीद अमीर हो जाएंगे. जो फिक्स्ड इनकम्स पे हैं, पेंशनर्स वगैरह, वो रियल टर्म्स में परचेजिंग पावर के हिसाब से गरीब हो जाएंगे. इनकम गैप्स बढ़ जाएंगे. समझ आ गया मेरा बेटा. अब यहाँ evaluative points. Whether inflation is always harmful will depend on comparative rate of inflation with other countries, whether it is demand pull or cost push. Cost push is more harmful as it causes unemployment as well. मेरे बच्चों, पहला half of the question कि what is meant by inflationary gap and how is it an economic problem, ये 20 मार्क का एक क्वेश्चन, 12 मार्क का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया. किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम? Okay. Abji, now let's look at deflationary gap and how is it a problem for an economy. A deflationary gap will exist if current level of national income YE graph पे देखो is below full employment level of national output YF. deflationary output gap है YE to YF. हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए थी EF के ऊपर, हम हैं EE के ऊपर. A to EF डिफ्लेशनरी एक्सपेंडिचर गैप है. गवर्नमेंट इतनी स्पेंडिंग बढ़ा दे, इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इस्टेब्लिश्ड इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी. क्लियर मेरा बेटा. ईई करंट है, मतलब हमारी डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है. ठीक है, तो डिफ्लेशन आ रही है मुल्क में. समझ आ गई बात. ए पॉइंट मैंने सिर्फ एक्सपेंडिचर कितना गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए टू गेट देयर, वो हाईलाइट किया ना, वर्टिकल डिस्टेंस. समझ आ गया हसन. आप कैसे बताओगे इसको कि गवर्नमेंट को कितनी स्पेंडिंग करनी है. ए टू ई है. ठीक है, ये नीचे एक्सप्लेन हो गया. अब जी इधर क्या प्रॉब्लम है? अनएम्प्लॉयमेंट. प्रॉब्लम हियर इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. हम पीपीसी के अंदर हैं. अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड अदर रिसोर्सेज. दिस ब्रिंग्स मेनी प्रॉब्लम्स. अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम्स जो एएस के पार्ट में आपने पढ़े हुए हैं. शॉर्ट रन प्रॉब्लम्स क्या है जी? इंडिविजुअल वर्कर्स की इनकम्स गिरती हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स गिरते हैं. लॉन्ग रन प्रॉब्लम, वो डी स्किल हो जाते हैं, उनको अपना काम ही भूल जाता है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है, उनको दोबारा जॉब मिलने का चांस बहुत कम. डिप्रेशन बढ़ जाता है, क्राइम रेट्स आते हैं. However, workers have leisure time and possibility to retrain and improve their employability. एक पॉजिटिव लिखती है यहाँ पे हमने. There will be a fall in aggregate demand क्योंकि हमारा डिफ्लेशनरी गैप एग्जिस्ट कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इनकम्स कम है तो कंजम्पशन कम, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी गिरेगी. However, there will be easy availability of skilled and unskilled workers and firms will not face trade union pressure. Hence, lower wages can be paid and they'll become more competitive.
गवर्नमेंट को क्या नुकसान होगा डिफ्लेशनरी गैप की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से? गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू विल फॉल, बोथ फ्रॉम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड दे विल हैव टू स्पेंड मोर ऑन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। उससे बजट डेफिसिट हो जाएगा, उन्हें बोरो करना पड़ेगा। लो इनकम की वजह से लो सेविंग्स की वजह से लो इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट ट्रैप आ गया। कंट्री विल प्रोड्यूस इनसाइड इट्स पीपीसी, हेंस इनएफिशिएंसी। थोड़े से फायदे लिख लेते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। हाउएवर रिड्यूस प्रोडक्शन विल रिजल्ट इन लो एक्सटर्नल कॉस्ट। इधर बेटे क्योंकि हम डिफ्लेशन की बात नहीं कर रहे ना, हम ज्यादा बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम की, तो इसलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया, वैसे सब लिख सकते हो आप। ठीक है। तो जी, हाउएवर बोथ रिड्यूस प्रोडक्शन विल रिजल्ट इन लो एक्सटर्नल कॉस्ट, पोल्यूशन वगैरह कम होगी, प्रोडक्शन जब कम है, डिमांड पुल कॉस्ट पुश दोनों, इन्फ्लेशन कम, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो वर्कर्स ज्यादा वेजेस नहीं मांगेंगे, ट्रेड यूनियंस प्रेशर नहीं डालेंगे, कॉस्ट पुश कम होगी, एग्रीगेट डिमांड गिरी हुई है वर्कर्स की अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, डिमांड पर इन्फ्लेशन कम। टू कंक्लूड, बोथ इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप्स कॉज प्रॉब्लम्स एंड इकोनॉमी आइदर फेसेस इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मेरे बच्चों कुछ पूछना हो? आज का जो मैंने करवाना था वो हो गया है, मुझे कुछ पूछना है तो प्लीज गो अहेड। अगर अच्छा उस पर बना लो तो फिर ठीक है, क्योंकि मैंने सारी एक्सप्लेनेशन इस मॉडल के हिसाब से की हुई है, फिर आपको अपनी एक्सप्लेनेशन भी चेंज करनी पड़ेगी। इफ यू हैव द ग्रिप, नो वरीज एट ऑल। जी। एनी क्वेश्चंस बच्चों बिफोर आई साइन आउट? कौन सा मेरे बेटा? क्वांटिटेटिव ईजिंग तो बेटे सेकंड चैप्टर में है ना, मनी बैंकिंग इंटरेस्ट रेट में, तो उस वक्त करेंगे। क्वांटिटेटिव ईजिंग वैसे मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब गवर्नमेंट मनी सप्लाई बढ़ाना चाहे कंट्री में, तो वो अपने बॉन्ड्स वापस प्राइवेट सेक्टर से खरीदना शुरू कर देते हैं। अब गवर्नमेंट के अकाउंट से पैसा निकल के हमारे कमर्शियल बैंक्स में आ जाता है, गवर्नमेंट के पास बॉन्ड्स चले जाते हैं। जब हमारे कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा होता है, वो लेंड करते हैं और मल्टीप्लायर क्रिएट करते हैं, कई गुना वो लेंडिंग करते हैं, याद होगा वो मल्टीप्लायर। उसके रिजल्ट में इकोनॉमी में एक्सपेंशन आती है, इंटरेस्ट रेट कम होता है। ये है क्वांटिटेटिव इजिंग का क्वेश्चन टॉपिक। फिर इंटरेस्ट रेट कम होने के सारे इफेक्ट्स। एनीवन एल्स जी, एनी सच गुड क्वेश्चंस? बेटे 45 डिग्री लाइन इज जस्ट अ जीनियस मूव बाय केन्स टू फाइंड इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है। अब मैं एक बात बताने लगा हूं, उस पर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और नेशनल इनकम दोनों एक चीज़ है। तो उस पर इक्विलिब्रियम बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब तक हम 45 डिग्री लाइन ना लगाए ना, हमें वो पॉइंट्स नहीं मिलते जहां पे दोनों बराबर है। तो जब असल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन लगेगा, तो हमें पता लगेगा कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा था या आउटपुट ज़्यादा थी। उससे हम डिमांड सप्लाई का गैप निकाल के इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप्स पता कर लेते हैं। तो बात समझ आई? ठीक है। ओके जी, एनी क्वेश्चंस? वे डन। राइट, ये थोड़ा सा मैंने कम स्टीक बनाया, बहुत एमपीसी कम कर दी है। आप इसको थोड़ा ज्यादा कर लेना बेशक। ये कौन बच्चा है? साउद साउद इब्राहिम, उसका मैं आपको एक सोल्यूशन भेजना चाह रहा था। अगर कहते हो तो मैं ब्रीफली भी बता देता हूँ। आई थिंक इट्स बेटर कि मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दूं। असल में रोज़ों मुझसे ना प्रोडक्टिविटी मेरी कम हुई है, और ये शाम को क्लासेस हैं, फिर सहरी है। मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसको अपडेट कर दूं, और आपके जो है ना बहुत सारी चीज़ें लगा दूंगा आपके ग्रुप्स में, उसमें वो क्वेश्चन भी होगा। ठीक है जी। तो आई थिंक आई शुड क्लोज द रिकॉर्डिंग अनलेस देयर इज अनदर क्वेश्चन। जी 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 जी। इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में।
उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है विड्रॉल इंजेक्शन मॉडल्स में। चलिए मैं एक बार आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। सो वी जस्ट गेट अ फुल ग्रिप ऑन इट। एक सेकंड दें मुझे, मैं अपना पेन वगैरह सीधा कर लूँ और लेट्स वर्क ऑन इट। जी मेरा बेटा, ये आ गया हमारा एक खाली डॉक्यूमेंट, निकालते हैं। कम ऑन जी। जी बेटे, ये देखो। अब क्योंकि आप विड्रॉल इंजेक्शन मॉडल यूज कर रहे हो, तो आपको लेवल क्या करने हैं रास, डब्ल्यू जे, और इधर वाई, ठीक है। अब मैंने मेरा बेटा लगाया आपका विड्रॉल सा, उफ ज्यादा ही स्टीप हो गया है। मैंने आपके विड्रॉल्स लगाए और ये हैं सेविंग्स प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट्स, ठीक है। अब मैंने आपके तीनों इंजेक्शंस लगाए जो कि हॉरिजॉन्टल होते हैं। जे इज इक्वल टू आई प्लस जी प्लस एक्स, ये हमारा इक्विलिब्रियम हुआ, ठीक है, राइट, फुल एम्प्लॉयमेंट का। और ये वाई एफ बन गई फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। लेकिन ठीक है, समझ आ रहा है। अगर सॉरी सॉरी सॉरी, एक थोड़ी सी मुझे यहाँ पे गड़बड़ हुई, ये है करंट इक्विलिब्रियम, सॉरी, ये है हमारा करंट इक्विलिब्रियम। वाई ई कर लेते हैं और इसको ई ई, करंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है हमारा यहाँ पे वाई एफ। तो इतना सारा डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप चल रहा है, हमें इंजेक्शंस को ऊपर लाना पड़ेगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम लाना पड़ेगा। गवर्नमेंट को स्पेंडिंग अपनी बढ़ानी पड़ेगी। आई प्लस जी के सामने मैंने वन लग दिया, गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ाई। अब हम इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ गए। कितनी स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ी थी, ए से लेके ई एफ तक। और इन्फ्लेशनरी वाले में हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को पीछे लगा देंगे, ठीक है। अब एनी अदर क्वेश्चन बिफोर आई क्लोज द क्लास। डाल दी थी, प्ले लिस्ट में भी डाल दी है और जनरल लिस्ट में भी डाल दी है। ये वाली मैं भी लगाता हूँ, मेरे पास भी काफी टाइम। जी सॉरी, अभी लगा रहा हूँ बिकॉज आज जल्दी क्लास खत्म होगी, आई गॉट टाइम, अभी लगा रहा हूँ। ओके बेटे, हैव अ गुड नाइट। अल्लाह हाफिज।